गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस फोर्थ लेसन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। बच्चों, उम्मीद लगा रहा हूं कि आपने पहले वाले 3 क्लासेस अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए होंगे। रिवाइज करना बड़ा जरूरी है। आज जैसा कि आपने मेरे पिछली क्लास में वादा किया था आपसे कि अगला सेशन हमारा न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ्स सेशन होने वाला है, और अब हम अच्छी तरह से इस तरह प्रैक्टिस करेंगे कि यहां से नॉट ओनली सीबीएसई के न्यूमेरिकल्स बल्कि आप नीट और रैम्स और इवन आईआईसी एडवांस के न्यूमेरिकल्स भी आसानी से करेंगे। कोशिश करूंगा कि आज ही आपको एट द एंड ऑफ दिस क्लास एडवांस लेवल के एक या 2 प्रॉब्लम तो कराई होगा इफ पॉसिबल, नहीं तो अगले टर्म में हमें एडवांस प्रॉब्लम्स के ऊपर ही फोकस करना होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। लेकिन एज यूजुअल मैं स्टार्ट सिंपल प्रॉब्लम से करता हूं। हाँ, अब ये प्रॉब्लम इतनी सिंपल भी नहीं है, बल्कि ये पूरी सीबीएसई बेस्ड हमारी प्रॉब्लम्स हैं और ये सीबीएसई में आती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मैं आपको शॉर्ट टिप्स भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं उठा रहा हूं, ये मिरर्स के ऊपर ही बेस्ड है। मैं पूरी प्रॉब्लम डिक्टेट नहीं कराऊंगा आपको, न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंट डेटा आपको लिखवाऊंगा, आप उससे मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह से डेटा को समझ जाएंगे, ठीक है ना। और डेटा को समझ जाएंगे तो अपना डिक्टेट कराने में टाइम लगेगा, आपको शीट पूरी दे दी जाएगी। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जब ये सारे प्रॉब्लम्स जितने भी मैं वन बाय वन डिफरेंट वैरायटी के आपको करवाता जाऊंगा तो शीट के आप कोई भी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करें। तो पहली प्रॉब्लम जो मैं ले रहा हूं ग्राफ के ऊपर मैं बात में आऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सेशन का कौन सा है, ये हमारा सेशन है न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ्स। ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। कि ग्राफ्स आपको समझ में आवे तो आप समझ लीजिए कि स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड और कॉन्वेक्स मिरर्स और लेंसेज से रिलेटेड आपने सब कुछ समझ लिया। मैं थोड़ी देर बाद ग्राफ्स के ऊपर आऊंगा, अभी कुछ नहीं मैं इसके ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। और देखिए क्या गिवन है हमें, एक कॉनकेव मिरर गिवन है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें दी हुई है। कौन सा मिरर? प्रॉब्लम 1 आपको मैं करवाई थी, चलिए प्रॉब्लम 2। कॉनकेव मिरर ये दिया हुआ है। कितनी फोकल लेंथ है इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि मिरर साइड आती है। फाइंड 2 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या फाइंड आउट करना है हमें? फाइंड 2 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है सो दैट जो इमेज होती है वो ट्वाइस दी हाइट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। एम कितना दिया हुआ है हमें? एम दिया हुआ है m इज इक्वल टू 2। m इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब जो इमेज है उसका साइज, उसकी हाइट ऑब्जेक्ट के साइज में डबल होगी। तो फाइंड 2 पोजीशंस। अब ये 2 पोजीशंस का मतलब क्या हुआ? देखिए न्यूमेरिकल्स को समझना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 पोजीशन, एक पोजीशन तो समझ में आ गई कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का डबल है। 2 पोजीशंस का मतलब क्या है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 पोजीशन का मतलब क्या हुआ? और क्या दिया है? इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफिकेशन 2 है हमारे। बेसिस के ऊपर आ गए। देखो बच्चों, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब यहां पर जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा था कि देखो ये तैयारी कर लो, डिफरेंट रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ लो, डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट कहां होता है, इमेज कैसी बनती है, किस टाइप की बनती है, वर्चुअल बनती है, रियल बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, वो सारे केसेस अपन फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस में देखे थे। थर्ड क्लास में क्या किया था बच्चों हमने? आपको याद होगा, हमने थर्ड क्लास में साइन कन्वेंशन समझा था, मिरर फॉर्मेट ड्राइव किया था थर्ड लेसन में, थर्ड क्लास में हमने। अब आज हमारा पूरा थ्रस्ट न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ्स के ऊपर ही रहेगा। कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर ही हमारा थ्रस्ट आज रहने वाला है। तो अब ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है। आपको याद कराया था मैंने, याद रखना, अगर हमारा कॉनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर का हो और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आता तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ट्वाइस आती। एनीवे अभी तो मैं इसके तरफ नहीं आ रहा हूं, बाद में उसका यूज बाद में होगा। आज हमें दिया हुआ है कि ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ इमेज है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये आपको 40 सेंटीमीटर हुआ।
अब आप समझ रहे होंगे कि हाँ साहब इसमें कौन सी बड़ी बातें हमें मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन एफ एंड सी तो ऑब्जेक्ट की इमेज मैग्नीफाइड बनती है। हाँ बनती है, जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन एफ एंड सी तो मैग्निफिकेशन इमेज जो बनती है मैग्नीफाइड बनती है। इट मे बी डबल द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट मे बी ट्रिपल द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स कैसी सिचुएशन दी हुई। अगर डबल दिया हो तो एक पोजीशन तो ये होगी, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मोर देन 40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए विद नेगेटिव साइन, है ना, समझ लेना आप लोग। तो हमारा पहला केस हमारा यू कितना आना चाहिए 40 सेंटीमीटर से ज्यादा, ये एक केस तो क्लियर हो गया। आइए दूसरा केस कौन सा है जिसमें हमारी इमेज मैग्नीफाइड बन रही है, बन तो गई, एक ही तो बनेगा। एक और पोजीशन होती है जब ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तब भी इमेज मैग्नीफाइड होती है, बट विद अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, अब ये जो इमेज बनती है हमारी वो मिरर के पीछे बनती है और वर्चुअल बनती है, ऑफ कोर्स मैग्नीफाइड बनती है। तो एक तो हमारा यू ये हो गया और एक यू ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है साहब, ये पोजीशन फाइंड आउट करिए, ये पोजीशन फाइंड आउट करिए। तो एक आंसर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 एंड 40 के बीच आना चाहिए, बात समझ में आ रही। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन 20 एंड 40 के बीच में आना चाहिए विद नेगेटिव साइन। तो सेकंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यस यू आर राइट, ये होना चाहिए बिटवीन पोल एंड एफ दैट इज 20 सेंटीमीटर से कम। हमारा सेकंड आंसर यू का आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब एक बात का डिफरेंस आपको समझना होगा, अगर ये हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो यहां पर m की वैल्यू -2 होगी, और अगर हमारी इमेज वर्चुअल है तो यहां पर m की वैल्यू +2 हमें लेनी होगी। तो ये जो m दिया है ना आपको 2, तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम प्लस या माइनस। अगर इमेज रियल होगी तो -2 होगा, जैसा कि आपको लास्ट में मैंने समझाया था कि वर्चुअल इमेज के लिए रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है 2, है ना। तो और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, रियल के लिए नेगेटिव होती है, नेगेटिव। ओके, तो m की वैल्यू यहां पर ये नहीं दिया कि इमेज रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है, ये नहीं दिया, बस क्या दिया है कि इमेज डबल साइज की है, इट मे बी रियल इट मे बी वर्चुअल। चलिए, तो अब और दो पोजीशन निकालिए। आई होप किसी भी क्वेश्चन को समझने के पहले, सॉल्व करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्या क्वेश्चन समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन तो चुटकियों में उसको आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही है। क्वेश्चन समझना, प्रॉब्लम को समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने नॉट ओनली हमने प्रॉब्लम समझ लिया बल्कि हमने उसका फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया। इसका फायदा क्या हुआ, न्यूमेरिकल में क्लैरिटी आ गई। दूसरा फायदा, हमारे एक्सपेक्टेड आंसर हमें पता चल गया कि हमारा आंसर इस रेंज में आना चाहिए। एक हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 एंड 20 के बीच आना चाहिए, और दूसरा 0 एंड 20 सेंटीमीटर के बीच में, दो हमारे आंसर आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है, क्या फाइंड आउट करना बेटा हमें, फाइंड टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज हमें फाइंड आउट करना है u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अननोन क्वांटिटी जो है वो हमें फाइंड आउट करना मालूम होना चाहिए। m इक्वल टू होता है -v अपॉन u, यस होता है। तो इफ मैं यहां लिख रहा हूं, इफ इमेज इज रियल तो m की वैल्यू क्या होगी, यस माइनस के साथ आएगी -2, तो पुट किया आपने, डिसम्प्लाइज दैट m की जगह -2 इज इक्वल टू -v अपॉन u, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यू गेट v इज इक्वल टू 2u। ओके, अब मेरा फार्मूला क्या है हमारा, ये 1 अपॉन f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। कौन के मिरर की उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। 1 upon v की वैल्यू कितनी है, 2u है, प्लस u तो अननोन है ना, उसके पीछे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, -1 upon 20 एलसीएम कितना आया, 2u आया, 2u को 2u से डिवाइड किया आंसर आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में आंसर आएगा 1, प्लस 2u को u से डिवाइड किया आंसर आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में क्या आया आंसर 2। तो we get -1 upon 20 is equal to 3 upon 2u।
ठीक है ना। अब u को यहां देना, बाकी सबको रख दिया, तो ये हो गया आपका u इज इक्वल टू, ये वाला माइनस शिफ्ट किया और ये 20 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 20 into 3 और ये 2 यही रहेगा हमारा, 2 10 मींस हमारा 10 20 है, 10 आ गया, तो u इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का फर्स्ट डिस्टेंस आना चाहिए ये, चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है। ऑब्जेक्ट 20 और 40 सेंटीमीटर के बीच आना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी एंड आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर मार्क और हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन नहीं रखना, वो ऑटोमेटिकली आएगा, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ गया हमारा। ठीक, ओके। अब ये बोल रहे हैं साहब कि आप सेकंड पोजीशन फाइंड आउट करिए। सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस if m is equal to +2, यानी अगर हमारी इमेज रियल है, if इमेज इज, ये वाले रियल का कैसा आया, अब हम ले रहे हैं इमेज इज वर्चुअल, तो वर्चुअल होगा तो m की वैल्यू आएगी +2 एंड सिंस m is equal to -v upon u, तो 2 is equal to -v upon u, यहां से u की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी v is equal to -2u, यहाँ पर 2u आया था प्लस यहाँ आ गया -2u, बाकी सब कुछ वही की वही प्रोसेस सेम। 1 अपॉन f इज इक्वल टू, खेल खेल के करो बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल से डरता होगा, न्यूमेरिकल्स का बच्चों का डर मुझे निकालना ही है। ओके, तो v है 1 अपॉन f की वैल्यू -20, v की वैल्यू कितनी -2u, माइनस साइन ये ऊपर ले जाता हूं ताकि अपना एक स्टेप कम हो जाए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन u, ठीक है। सो v है फ्रॉम हियर -1 अपॉन 20 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, 2u आएगा, 2u को डिवाइड किया आपने यहां से -1, यहां से +2 आएगा, तो u की वैल्यू कितनी होगी, u की वैल्यू आपकी हो जाएगी ये 20 अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन, तो u की वैल्यू आएगी माइनस, सॉल्व करेंगे 10 सेंटीमीटर। अब क्या हमारा आंसर सही है, कर तो लिया, कैसे पता चलेगा आंसर सही है, घबराने की जरूरत नहीं, हमें मालूम था अगर इमेज वर्चुअल बननी है तो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखा होना चाहिए, फोकस 20 सेंटीमीटर का, मतलब हमारा आंसर u का 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, यस इट इज 10 सेंटीमीटर लेस देन 20 सेंटीमीटर। एक आंसर आया हमारा -30 सेंटीमीटर जो कि एज पर एक्सपेक्टेशन था, दूसरा आंसर हमारा आया -10 सेंटीमीटर। Our both the answers are as per our expectations and both the answers are of course absolutely correct। अब hopefully आपने नोट कर लिया होगा शॉर्टकट मेथड। अच्छा यहां पर चलिए शॉर्टकट मेथड देखो डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शॉर्टकट देखो हेडिंग शॉर्टकट, सेम फॉर्मूला बाय शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट केस शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट फर्स्ट केस m इक्वल टू -2। अब मेरे पास एक बड़े हैंडी फॉर्मूला है, m इक्वल टू क्या होता है f अपॉन f माइनस u, m की वैल्यू -2 इज इक्वल टू f की वैल्यू -20, f की वैल्यू -20, u की वैल्यू अननोन। सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये आपका हो गया 20 2 40, -20 into 2 प्लस 40, -2 का मल्टीप्लाई -2 में u में क्या आपने u में प्लस 2u इज इक्वल टू -20। बच्चों नोट कर लो ये स्टेप्स। ओके, इट मींस 2u इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -14 में -20 दोनों ऐड हो जाएंगे, आएगा आपका आंसर -60। तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। देखो कितनी आसानी से आ गया, ये इसके पहले वाली स्टेप हमारी कहां तक गई थी, यहां तक आई थी, u इक्वल टू -30। इस शॉर्टकट से वी गेट द आंसर वेरी क्विक टाइम। ये शॉर्टकट मेथड आपको कहां यूज होगा, नीट एंड आईआईटी एडवांस प्रॉब्लम्स में ये शॉर्टकट मेथड आपको यूज होगा। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और आगे से।
अच्छा, ये सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ये आप खुद ट्राई करिए, दैट यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन बाय दिस शॉर्टकट मेथड। नोट करिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम 3, जैसा कि मेरा वादा था कि इस सेशन में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। अभी तक जो पढ़ा उसका एप्लीकेशन है, तो आई होप कि अभी आपको ज्यादा डिफिकल्टी अब नहीं आ रही होगी। चलिए एक प्रॉब्लम में और करता हूं, ठीक है? कौन सी प्रॉब्लम करता हूं मैं? एक कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉब्लम लेते हैं। ये भी सिंपल है, ये प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ले लिया मैंने। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, याद रखिए। क्या है ये बोल रहे हैं कि इफ u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, तो n की वैल्यू आती है +1/2। मैग्निफिकेशन डिमिनिश्ड इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअली बनती है, हमेशा कभी रियल नहीं बनती। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो तब इमेज रियल बनती है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको मैंने समझाया था, एक बार कभी जरूरत पड़ी तो दोबारा आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ लेके आऊंगा। तो अगर ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर के ऊपर रखा होता है तो उसका मैग्निफिकेशन होता है हाफ कॉन्वेक्स मिरर के सामने। अब ये बोल रहे हैं u is equal to question mark if m is equal to +1/3। बच्चों मैंने क्वेश्चन पूरा आपको डिटेल नहीं कराया है ना, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये बोल रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर मार्क कर रखा हुआ, तो जो इमेज बनती है वो हाफ द साइज ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाफ होती है। तो ये बोल रहे हैं कि साहब अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें कि उसकी इमेज 1/3 है, कोई और इंफॉर्मेशन दी, फोकल लेंथ वगैरह दिया हुआ है, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या फोकल लेंथ दिया हुआ है? नहीं दिया। फिर कैसे करें? चलिए इसके शॉर्ट ट्रिक डेवलप करते हैं। फोकस और फोकल लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, दे आर साइलेंट। तो कैसे यूज करें? आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे यूज करते हैं। होपफुली कि जो डेटा यहां मैंने लिख दिया, आपने ये डेटा लिख लिया होगा और लिख ही नहीं लिया होगा, प्रॉब्लम भी आपको ये आसानी से समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चे सब जा रहे होंगे यार ये कैसे होगा, फोकल लेंथ तो दी नहीं है ना, ये कैसे कैसे जिस वाले प्रॉब्लम बना रहे, कुछ नहीं देखोगे कहां से सिंस ये हम जानते हैं फॉर्मूला m इक्वल टू f अपॉन f माइनस c। अच्छा आपको यहां ये बताता चलूंगा कि ये जो प्रॉब्लम आपको करवा रहा हूं मैं इस सीबीएसई स्पेसिफिक है, सीबीएसई में आ चुकी प्रॉब्लम ये वाली। तो अगर वैल्यू फॉर्मूला m इक्वल टू f अपॉन u, तो हमारे पास दो कैसे फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ, फोकल लेंथ इज नॉट गिवन, फोकल लेंथ चेंज नहीं होती किसी मिरर की, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, तो मैं यहां लेता हूं इसको m f क्रॉस मल्टीप्लाई के इसको सॉल्व करता हूं मैं, माइनस m u इज इक्वल टू f। अब मैं f की m यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां से मैं f की वैल्यू निकाल रहा हूं। क्या निकाल के मुझे मिलने वाला है, देखिए मुझे क्या मिलने वाला है। मैं लिखता हूं इसको mf माइनस f इज इक्वल टू mu। तो फोकस की वैल्यू निकाली मैंने, तो फोकस की वैल्यू आएगी mu अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? फोकल लेंथ कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ m1 u1 अपॉन m1 माइनस 1 इज इक्वल टू m2 u2 अपॉन m2 माइनस 1। अब इसमें क्या फोकस आ रहा है, फोकल लेंथ आ रही है? नहीं आ रही। क्या ये हमारी दोनों सिचुएशन में ये एप्लीकेबल है? यस है। तो कैसे सॉल्व करें, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। अगर m1 था आपका, ये m1 आपका हो गया 1/2 और 1/3 हो गया आपका m2। जब आपका m1 था 1/2 तो u1 था आपका 60, और जब m की वैल्यू 1/3 यानी m ये हो गया m2 इक्वल टू 1/3, तब u2 कितना, मैंने दोबारा इसलिए बताया कि न्यूमेरिकल में बिल्कुल क्लैरिटी होना जरूरी है। चलिए कुछ नहीं, सीधे सॉल्व करते हैं।
m1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/2 इनटू u1 की वैल्यू कितनी है -60 है अपॉन m1 यानी 1/2 1 इज इक्वल टू m2 कितना है ये 1/3 दिया हुआ लिख दो 1/3 u2 कितना है वो तो फाइंड आउट करना है मुझे उसकी वैल्यू नहीं मालूम तो साइन भी नहीं लग रहा उसके पीछे में साइन भी नहीं लग रहा नेगेटिव साइन अननोन क्वांटिटी अपॉन m2 इज अगेन अपॉन 3 1/3 माइनस 1 सॉल्व कर देते हैं u2 मिल जाएगा हमें तो ये हो जाएगा 60 माइनस 60 ये 2 नीचे आ जाएगा ये 2 नीचे आ गया इनटू 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 भाई 2 से 2 उठा दिया माइनस से माइनस भी उठा इज इक्वल टू 1/3 इनटू u2 अपॉन 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका एलसीएम आएगा 3 है ना 1 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा सॉल्व कर लो तो ये आएगा 60 इज इक्वल टू 1/3 इनटू u2 3 ऊपर जाएगा इनटू 3 -2 यहीं रह जाएगा 3 से क्या करो 3 को उठा लो तो u2 कितना हो जाएगा आपका -2 इनटू 60 -1 20 सेंटीमीटर ये अदरवाइज आप कन्वेंशनल मेथड से करते तो ये प्रॉब्लम आ तो जाती बहुत टाइम लगता बहुत इसमें स्टेप्स आपके कंज्यूम होते ये शॉर्टकट फॉर्मूला हमने यूज किया और एक फोकस का फॉर्मूला यहां से निकाल लिया हमने बड़ी आसानी से बड़ा टिपिकल प्रॉब्लम था ये इसलिए प्रॉब्लम आपको बताऊं ये 3-4 साल पहले सीबीएसई में आया था बहुत बच्चे छोटे आ गए थे बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम थी और बहुत डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम पता नहीं इसको कोई डेटा तो दिया ही नहीं और पता नहीं क्या क्या कुछ किया शॉर्टकट से किया हाँ एक बात आपको और बताते चलो सीबीएसई ये जेन्युइन शॉर्टकट्स को अप्रूव करता है डिसअप्रूव नहीं करता पूरे फुल मार्क्स मिलते आप ये मत सोचना कि शॉर्टकट से करेंगे तो क्या हमारे सीबीएसई में मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे कम हो जाएंगे रिड्यूस होंगे कुछ नहीं होने वाले सीबीएसई इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली नोट कर लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके बाद एक और प्रॉब्लम आपको है कॉन्वेक्स मिरर की करवाना कंटिन्यूइंग विद कॉन्वेक्स मिरर ये बता दो होपफुली सबने ये नोट कर लिया होगा बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं न्यूमेरिकल आपको डिफिकल्ट तो नहीं लगेगा तो अभी ये मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल से आपको तो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे मैं लगने नहीं दूंगा डोंट वरी सबको अपन बहुत आसानी से करेंगे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है कॉन्वेक्स मिरर पर बेस है क्या बोल रहे हैं साहब ये न्यूमेरिकल में साहब ये बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है -10 सेंटीमीटर के ऊपर तो साहब आपको कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कितना और हाइट ऑफ द इमेज कितनी ये आपको फाइंड आउट करना है ठीक है अच्छा इस सिचुएशन को हम जरा पिक्चराइज कर लें इलस्ट्रेट कर लें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें ताकि थोड़ी समझने में हमें आसानी हो जाए तो ये कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकस पॉलिश साइड आता है पॉलिश है ये तो ये इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी रिमेंबर और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है तो f होगा प्लस r/2 f आ गया कितना 15 सेंटीमीटर इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दिया सब ऑब्जेक्ट हो गया h हो गया ठीक ये आ गया h अच्छा अब यहां से ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई ये रिफ्लेक्ट हो जाती है कहां से आती है फोकस से आती है और साहब ये क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल है ये रे ऑफ लाइट जा रही है किसकी डायरेक्शन में बच्चों ये रे ऑफ लाइट जा रही है द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है तो क्या होगा रिट्रेस हो जाएगी यहीं से वापस अब यहां पर ये दोनों रेस इंटरसेक्ट होती हुई लग रही हैं तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे
मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि ये हमारा जो डिस्टेंस है ना 15 सेंटीमीटर, हमारा इमेज जो बन रही है वो 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस के ऊपर बननी चाहिए। कभी बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमारा आंसर सही है कि गलत है ना। पता चला आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ गया, सिली मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, अच्छे अच्छे लेवल के ऊपर बड़ी सिली मिस्टेक माइनस प्लस की करके आते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का फायदा ये होता है कि आपको न्यूमेरिकल में क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी आ जाती है मतलब आपका आंसर पता चल जाता है कि हाँ मेरा आंसर इस रेंज में आना चाहिए। गलत भी अगर हो गया भाई में कोई सिली मिस्टेक होगी तो आप फटाफट चेक कर लेंगे हाँ हाँ उससे मिस्टेक नहीं, मेरा आंसर ये तो नहीं आना चाहिए। तो यही तो हमारा हमें इमेज डिस्टेंस पता चल गया कि ये 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। डायग्राम नोट कर लिया होगा आपने जब तक ये पार्ट आपके लिए तैयार कर लो। बच्चों हो सकता है बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अगर आपने सारी पुरानी क्लासेस अटेंड की हुई हैं तो आपको ये न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ रहे होंगे, सब आपको मजा भी आ रहा होगा। पूरा न्यूमेरिकल डिक्टेट नहीं करवा रहा, उसमें टाइम लगेगा। आपको असाइनमेंट शीट दी जाएगी न्यूमेरिकल्स की, इसकी आप चिंता मत करिए, बाद में दी जाएगी। अभी हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैथड समझना है। तो ये डेटा आई थिंक सफिशिएंट है कि क्या गिवन है क्या फाइंड आउट करना है। ये पूरा न्यूमेरिकल में डिक्टेट करेंगे तो टाइम नहीं होगा, मैं अवॉइड कर रहा हूं। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है डी, है ना। ओके, अब हम यहां आ जाते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है 1/f is equal to 1/v plus 1/u। वैल्यू पुट करना है तो सिंपल सा है। आपका f कितना हो गया 15, v हमें फाइंड आउट करना है और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लिखा मिरर साइड है, मिरर मतलब माइनस साइड, तो ये आएगा 1/माइनस कितना 10। ठीक है, तो 1/v कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1/15। इसको भी आप साइड चेंज करके लाओगे तो हो जाएगा 1/10। तो 1/v एलसीएम कितना आएगा बच्चों? यस यू आर राइट, 30 आएगा 2 प्लस 3 है ना। तो v इज इक्वल टू कितना 30/5, तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या ये आंसर हमारा s पर एक्सपेक्टेशन है? यस, 15 सेंटीमीटर से हमारा आंसर कम होना चाहिए। और क्या फाइंड आउट करना था हमें? हाइट, वो भी कर दो, आप समझ गए हो गया। तो मैं इतना करवा दिया हूं। m इज इक्वल टू क्या होगा? m इज इक्वल टू होता है -v/u। m को क्या लिखते हैं? hi/ho इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी? ये आ गई 6। u की वैल्यू कितनी? ये आ गई -10, है ना। तो hi हमें फाइंड आउट करना है। ho कितना था? ये भी 6 था, ये आ गया 6 इज इक्वल टू ये आपका आ गया 0.6 माइनस और माइनस प्लस और 6 सॉरी हाँ ये आपका आ गया 0.6, है ना। ओके, तो एज आई कितना होगा? 3.6 सेंटीमीटर। नोट करो बच्चों। होपफुली कम न्यूमेरिकल्स आपको आसान लग रहे होंगे और मजा भी आ रहा होगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आपके रंग में भंग डालने वाला हूं। क्या मतलब? एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम देने वाला हूं। लगेगा तो आपको यार बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम ही है, कैसे करेंगे, है ना। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम समझ ली तो आपको सॉल्यूशन कितना आसान हो जाएगा। लगेगा यार प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये वो प्रॉब्लम आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, डिक्टेट नहीं करवाऊंगा, सिंपल कि पता ही नहीं चलता कि इसमें न्यूमेरिकल में दिया क्या पूछा क्या है। तो मैं इस प्रॉब्लम नंबर को लिखा, प्रॉब्लम नंबर 5A 4 इसके पहले कराई थी आपने। ओके, एक दिया हुआ है हमें कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर कितनी फोकल लेंथ दी हुई है? सपोज -10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है। ओके, तो यहां पर इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस पॉइंट है। व्हाट इज वो? ल्यूमिनस पॉइंट, ब्राइट पॉइंट।
ल्यूमिनस पॉइंट क्या है? O इज अ ब्राइट पॉइंट। किसके सामने? कॉनकेव मिरर के सामने। ठीक, कितना डिस्टेंस के ऊपर है ये दिया हुआ है हमें, और 1 सेंटीमीटर के ऊपर दिया हुआ है। फोकस कहां होगा? 10 सेंटीमीटर के ऊपर होगा, है ना? 10 सेंटीमीटर के ऊपर फोकस है इसका। अब ये बोल क्या रहे हैं? ये बोल रहे कि इफ मिरर इज कट एट P in 2 parts, अगर मिरर को यहां से 2 पार्ट में कट कर दिया जाए, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट, और दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से 1-1 सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मूव किया जाए। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मिरर इज कट एंड 2 पार्ट, मिरर इज कट एट P, कट एट P and 2 parts move away perpendicular to principal axis, और अगर 2 पार्ट करके इसको प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों पार्ट्स को 1-1 सेंटीमीटर ऊपर, 1-1 सेंटीमीटर नीचे, दूसरा 1 सेंटीमीटर ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के मूव कराया जाए, तो अब दोनों पार्ट से जो इमेज बनने वाली है उन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस, देन डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस या इमेजेस, किसकी इमेज बन रही है? इस ल्यूमिनस पॉइंट की इमेजेस ऑफ O फॉर्म बाय 2 पार्ट्स। डिफिकल्ट है ये, नीट लेवल का प्रॉब्लम है, एम्स लेवल का प्रॉब्लम है। अभी जो डिफिकल्ट लग रहा हो बहुत बच्चों को तो न्यूमेरिकल समझ में ही नहीं आता कि यार दिया क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। शायद आपको भी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन अभी आप देखेंगे आपको बिल्कुल डिफिकल्ट लगेगी, क्योंकि आपने जितना पढ़ लिया है ना, आपने अभी तक जितने शॉर्टकट देख लिए, आपने अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए, उसकी बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो आपको डिफिकल्ट लगने वाली है। ओके, मैं जल्दी से न्यूमेरिकल बनाता हूं। ये न्यूमेरिकल है, दिया फोकस है 10 सेंटीमीटर है, इसका फोकस यहां पर फोकस है, ये ऑब्जेक्ट 1.8 सेंटीमीटर मार्क रखा हुआ है। मिरर को 2 पार्ट में काट दिया, एक पार्ट को ऊपर चलाया 1 सेंटीमीटर, दूसरे पार्ट को नीचे चलाया 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दोनों मूव करते हैं। तो अब सवाल ये, अब ये हमारा अपर पार्ट की इस O की इमेज बनाएगा, लोअर पार्ट बनाएगा, तो इन दोनों से जो इमेज बनने वाली है उस इमेज, दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। मैं आपको बता रहा कि ये वो प्रॉब्लम है जो एकदम से समझ में नहीं आती, बच्चों को आसानी है। देखो कैसे करेंगे इसको, बस थोड़ी सी इसमें एप्लीकेशन चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा, बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, रिलैक्स होकर सब लोग बैठो, फुल कंसंट्रेशन है, और उम्मीद है कि अभी तक जो पढ़ा वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसको मैं डायग्राम बना के दोबारा इलस्ट्रेट कर रहा हूं। सेम ये हमारा था ओरिजिनल एक्सिस थी ना, ये ओरिजिनल एक्सिस थी, ये हमने एक पार्ट को कट किया, ये अपर पार्ट है ना, और दूसरे ऊपर चला दिया इसको, ये P, और पोल से सेकंड पार्ट को भी हमने कट किया, और ये भी 1 सेंटीमीटर चला। ये डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ये भी चला, और 1 सेंटीमीटर ये भी चला। ठीक है, ये लोअर पार्ट P इसका यहां हो गया, ठीक, और ये इसका यहां पे फोकस है, और ये हमारा पॉइंट O है, यार दिस पॉइंट O, बच्चों का ध्यान से, ये जो पॉइंट है वो ऐसा लग रहा है हमें कि एक ऑब्जेक्ट का टिप है, एक ऑब्जेक्ट का टिप है ये पोल, और इसकी हाइट HO कितनी है? इसकी हाइट HO है 1 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट को लग रहा है टिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। तो अब हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने होता है, उसके पोल एंड फोकस के बीच में, तो उसकी कैसी इमेज बनती है? उसकी इमेज बनती है ऐसी, वर्चुअल,
मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल बनती है। तो लोअर पार्ट मिरर को M1 मान ले, अपर पार्ट को मान ले M2। लोअर पार्ट से पॉइंट O की इमेज जो बनती है उसको हमने मान लिया O1। ठीक, इसकी हाइट कितनी हो गई? हाइट ऑफ द इमेज हो गई। रिमेंबर ये डिस्टेंस हमारा कितना है? 2 सेंटीमीटर है। दैट इज नॉट टू बी फॉरगॉटन। ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। ओके, मैं क्या यूज करने वाला हूं? मैं यूज करने वाला हूं शॉर्टकट फॉर्मूला। देखो अच्छा, m इज इक्वल टू क्या यूज करूंगा? f अपॉन f माइनस u। f का फॉर्मूला क्या होता है? f का m का फॉर्मूला होता है h i अपॉन h o। रिमेंबर h i इज इक्वल टू f कितना? -10 अपॉन -10। कितना डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट हमारा? 8। तो -8। बच्चों अच्छी तरह से समझ लेना। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो h i अपॉन 1 इज इक्वल टू -10 अपॉन ये -10 प्लस 8 कितना हो गया? -2 हो गया, है ना? तो ये कैंसिल हो गया, 2 5 10। तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी आ गई हमारी? ये आ गई 5 सेंटीमीटर। ये कितना आया? ये आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? आसान लगा थोड़ा सा? अच्छा, इसी तरह ये पॉइंट को अपर पार्ट ऑफ मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट की हैसियत रखता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h हो, जिसका टिप O है, तो ये इसकी इमेज यहां आएगा, यहां से इसकी इमेज यहां आएगा O2। मैं दूसरे कलर का यूज करता हूं, रेड कलर का मैं यूज करूं। अपर लोअर पार्ट ने जो इमेज बनाई वो ये, तो लोअर पार्ट अपर पार्ट ने इसकी जो इमेज बनाई वो ये हो गया। आपको ये भी डिस्टेंस कितना होगा? ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस भी कितना होगा? ये भी होगा आपका 5 सेंटीमीटर, है। तो फाइंड आउट क्या करना था हमें फाइंड आउट करना था ये लोअर पार्ट और अपर पार्ट में जो इमेज बनाई हुई पॉइंट होगी, इन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस है। ये बोल रहे हैं डिस्टेंस फाइंड करो। ये डिस्टेंस कितना हो गया? देखो यहां से लेके यहां तक 5 और ये कितना हो गया आपका 2 और यहां से लेके यहां तक 5 और ये 2। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये हुआ यस 3 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक ये कितना हुआ? ये भी 3 सेंटीमीटर हुआ। तो देयरफॉर हम यहां लिख रहा O1 O2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 3 O1 O2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस पॉइंट O की इस लोअर पार्ट ने और अपर पार्ट ने जो इमेज बनाई उन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था और ये आ गया 8 सेंटीमीटर। ये शॉर्टकट फार्मूला यूज किया, नीट लेवल का और एम्स लेवल का फार्मूला है। बच्चों आसान लग रहा है? शुरू में डिफिकल्ट लग रहा था, आसान लगा ना? आगे वाले प्रॉब्लम्स की और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा और इजी करते जाएंगे। तो नोट कर लीजिए। मुझे तो लग रहा है कि मुझे 5 क्लासेस में ये टारगेट दिया है कंप्लीट करने का। 5 क्लासेस भी कम पड़ेगी, इतना ढेर सारा मटेरियल। चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, जल्दी से आपको लेके आ रहा हूं मैं एक ग्राफ की तरफ आपको लेके आना चाहता हूं। अभी वो ग्राफ है बिटवीन यू एंड वी। ग्राफ बिटवीन यू एंड वी और ये मैं कॉनकेव मिरर के लिए बनाऊंगा। कॉनकेव मिरर। जिस बच्चे ने ये ग्राफ समझ लिया उसके लिए ये मिरर्स कोई इशू नहीं होगा, मिरर्स कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसकी। हाँ, जिस बच्चे ने ये ग्राफ नहीं समझा इसका मतलब पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की या पूरी प्रैक्टिस नहीं की। जिस बच्चे ने ये ग्राफ समझ लिया, जिस बच्चे ने ग्राफ समझ लिया उसके लिए मिरर्स कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए, ये मान लिया हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया हमने x के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर हमने लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस लिया हमने y एक्सिस के ऊपर। ठीक है ना? अच्छा मुझे बच्चे बताओ, जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी के ऊपर कॉनकेव मिरर,
तो जब ऑब्जेक्ट होता है हमारा इंफिनिटी के ऊपर यहां बनाओ तो उसकी इमेज कहां होती है? इमेज बनती है फोकस के ऊपर। ये भी हो गया, होती है ना। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर इंफिनिटी से, तो फोकस कितनी होगी इसकी? नेगेटिव होगी, तो फोकस यहां नहीं होगा, y एक्सिस पर आएगा फोकस। इमेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? फोकस हो गया। अरे यार बहुत जल्दी सिंपल है। होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा। मुझे जल्दी ये फिनिश करना है, टाइम इज रनिंग आउट। v is equal to -f। फोकस मेरा नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर आएगा, मैं जानता हूं ये। तो ये हो गया मेरा f माइनस f, ये फोकल लेंथ होगी, है ना। तो ये यहां से ऑब्जेक्ट आ रहा है फ्रॉम इंफिनिटी। ओके, अच्छा जब ऑब्जेक्ट आता है फोकस के ऊपर, ऑब्जेक्ट आता है फोकस के ऊपर, तो इमेज कहां बनती है? इमेज बनती है उसके इंफिनिटी के ऊपर। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा हो जाएगा माइनस है, ये माइनस है, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा हो जाएगा माइनस है, तो अब v कितना हो जाएगा? अब v आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तो जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस है, u माइनस है, तो आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा इंफिनिटी। तो ग्राफ मेरा कैसा आएगा? मेरा ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर ग्राफिंग? तो हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ का शेप क्या है, ठीक। तो खास बात ये। अच्छा अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पास लेकर आओ, ये कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट आ रही है, कहां से आ रही है? u इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। ये रे ऑफ लाइट इससे फोकस से पास होती है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर जाऊं पोल के पास, तो इमेज भी नजदीक आएगी। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 0, तो हमारा इमेज डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा। तो यहां से ग्राफ शुरू होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 0 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ 0, तो इमेज डिस्टेंस भी 0 हो गया। बेटा ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट 4 ग्राफ देंगे, एक ग्राफ से होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, या पूरा का पूरा चारों क्वाड्रेंट के अलावा पूरा ग्राफ एक साथ भी दे सकते हैं, सेपरेटली भी दे सकते हैं। तो ये ग्राफ अगर जिस बच्चे ने समझ लिया उसके लिए मिरर्स कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, लास्ट केस पे आते हैं। ये देखिए यहां पर जब ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे है, जब ऑब्जेक्ट आ गया फोकस के ऊपर, फोकस के ऊपर अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं तो ये रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी, ऐसे पास हो जाएगी, और ठीक है ना। या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर ये आ रहा है तो इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगी। इमेज कहां बनी? एट इंफिनिटी बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट मेरा आ रहा है यहां पर इंफिनिटी से, तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। आई बात समझो। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं, तो जब ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रखूंगा तो उसकी इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। तो पॉइंट एफ के ये रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी, कहां से आती होगी? यहां से आती होगी माइनस इंफिनिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। पॉइंट एफ में दो कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट एफ का एक कोऑर्डिनेट है आपका u इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, और पॉइंट एफ के लिए आपका ये भी रे ऑफ लाइट लग रहा है यहां से आ रही है, तो ये है u इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। तो जब हम पॉइंट एफ लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए फोकस है, तो पॉइंट एफ के लिए अगर इमेज पॉइंट एफ के ऊपर है, तो उस इमेज के लिए u की दो वैल्यूज है। एक वैल्यू है इसकी माइनस इंफिनिटी, दूसरी वैल्यू है इसकी प्लस इंफिनिटी। अब मान रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे हैं प्लस इंफिनिटी, और ऑब्जेक्ट को आप यहां से ला रहे हैं इंफिनिटी से पोल के ऊपर ला रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहां से चल रहा है धीरे धीरे, यहां से आपका ऑब्जेक्ट चला यहां तक आ गया और वो पोल के आगे भी आ गया। तो जब आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा इंफिनिटी के ऊपर, तो आपकी इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आपकी इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी के ऊपर आ जाएगी। तो ग्राफ ये वाला है, ठीक। तो जब मेरा v की वैल्यू ये क्या दिख रहा है आपको? माइनस एफ है, रिमेंबर। तो पॉइंट f के लिए दो कोऑर्डिनेट है माइनस एफ के लिए, u इक्वल टू माइनस इंफिनिटी भी है, ये आ गया, और u इक्वल टू प्लस इंफिनिटी भी है, ये आ गया। अब यहां से मैं चलता हूं तो ये जब u मेरा रिड्यूस होते होते 0 हो जाएगा, तो जब u 0 हो जाता है तो v भी 0 हो जाता है। इसको आप करके देख लीजिए, 1 f इक्वल टू 1 v प्लस 1 u। आप v से u की वैल्यू इंफिनिटी को करेंगे तो v की वैल्यू भी इसमें ये 0 हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। करके देखिए, बड़ी इजी हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ ये, ध्यान से देखना। पहले इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट केसेस देखा,
और याद रखो पॉइंट एफ के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी b और u इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी b। तो ये u की वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी और ये u की वैल्यू आ रही है प्लस इन्फिनिटी। u और v के बीच में डिफरेंट ग्राफ्स। ओके बच्चों, अगली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे ओनली ऑन आवर नीट एंड्स एंड जेईई एडवांस। नीट वाले जरूर ये अटेंड करें। अब जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं सब के लिए यूजफुल है, सीबीएसई वालों के लिए भी यूजफुल है, बड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे। नीट और एम्स वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जो जेईई एडवांस वालों के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, होपफुली कि अब आपको न्यूमेरिकल्स में इतना डर नहीं लग रहा होगा, न्यूमेरिकल्स आपके लिए आसान हो गए होंगे और आपने लाइक किया होगा, इसको पसंद आया होगा आपको। बच्चे अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर आप इस चैनल को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और नए नोटिफिकेशंस के लिए इसको आप सब्सक्राइब भी करिए। तो वेटिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, डिफिकल्टी लेवल, हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल के न्यूमेरिकल्स। द नेक्स्ट क्लास बड़े आसानी से हो जाएंगे। टिल देन गुड बाय।